नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे 2022 का मेला बागियों का खेल। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही बीते कल उत्तराखंड में नामांकन की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई है। प्रदेश भर में 755 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया है। तो वही भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों को लेकर काफी मंथन के बाद ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। लेकिन दोनों ही पार्टियों में दावेदारों की लंबी फहरिस्त थी। यही लंबी फहरिस्त दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ने के काम करेगी, क्योंकि इन दावेदारों में से ही कई दावेदारों ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन कराया है। भाजपा में 16 तो कांग्रेस में 12 बागी नेता मैदान में उतर चुके हैं। उसी पर आज करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखें। विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस में बगावत की स्थिति भी साफ हो गई है। दोनों ही पार्टियों में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की अगर बात करें तो बड़े बड़े चेहरे पार्टी से बगावत कर रहे हैं और इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान में है। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने लाल कुआं से पूर्व में घोषित प्रत्याशी संध्या डालाकोटी तो पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण और मातवर सिंह कंडारी बगावत में उतर आए हैं। वहीं भाजपा में रुद्रपुर से टिकट कटने से नाराज पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पिरान कलियर से जय भगवान सैनी, कर्णप्रयाग से टीका प्रसाद मैखुरी, धनोल्टी से महावीर राघड़ पार्टी से बगावत पर उतर आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेताओं ने जिन्होंने अभी नामांकन दाखिल किए हैं वे पार्टी से बाहर जाने वाले नहीं हैं और उनमें से लगभग सभी अपने नामांकन वापस लेंगे। लेकिन अगर कोई एक आध ऐसा मामला रह भी जाता है तो भी जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है और निश्चित तौर पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं वे विजयी होने वाले हैं। उत्तराखंड के 2022 के इस महासंग्राम में जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के जो नेतागण हैं वो बागी हुए हैं, उत्तराखंड की जनता सब देख रही है। 16 लोग बीजेपी से और लगभग 12 या 13 लोग कांग्रेस से बागी उम्मीदवार इस बार मैदान में उतरे हैं। उत्तराखंड की जनता समझती है कि किस तरीके से ये जो लोग हैं, दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सिर्फ उत्तराखंड को लूटने का काम किया है, सिर्फ सत्ता को पाने का काम किया है। देखिए, जिस तरीके से बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जो लोग हैं हमारे नेता वो नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो उनको पार्टी कैसे संभालेगी। तो बिल्कुल मुझे लगता है आज सुबह से ही उसकी कवायद जारी है। हमारी सह प्रभारी जी सभी लोगों से मिल रही हैं, उनसे वार्ता कर रही हैं, उनसे सामंजस्य स्थापित कर रही हैं, उन्हें विश्वास में लेने का कार्य कर रही हैं। और एक क्षणिक भर के गुस्से की वजह से किसी ने अगर नॉमिनेशन कर दिया है और अभी उसे ये एहसास हो चुका है लोगों को कि जो अपना हित है, अपने हित से सर्वोपरि होता है संगठन का हित। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को गुमराह करने वाले छल प्रपंची जो विद्वेष और ईर्ष्या लेकर चलते हैं उनको बेनकाब करूंगा, जिनकी वजह से राजकुमार ठुकराल का बीजेपी का टिकट कटा। मैंने आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संपर्क नहीं किया। मैं अपने बच्चों की सौगंध खाकर आपके बीच में कह रहा हूं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है मुझ जैसे ईमानदार व्यक्ति को जो हर परीक्षा में खरा उतरा, 2012 में एमएलए बना, 13 में मेयर अपना, सारे सभासद अपने, 14 में भगत सिंह कोश्यारी जी को उत्तर भारत में सबसे अधिक वोट से जितवाया, 17 में दोबारा मेरी पार्टी ने मुझे कमल का फूल दिया। उत्तराखंड में आज तक किसी विधायक को इतने वोट नहीं मिले जितने मुझे 2017 के इलेक्शन में। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में बागी नेताओं का अहम रोल होने वाला है, क्योंकि भाजपा में 16 तो कांग्रेस में 12 बागी मैदान में उतर चुके हैं। वक्त रहते दोनों ही पार्टियों ने बागियों को न मनाया तो काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि दोनों ही पार्टियां किस तरह से बागियों को मनाती है, या फिर अब बागी दोनों ही पार्टियों का खेला बिगाड़ेंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। जी हाँ,
उत्तराखंड में चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही बीते कल उत्तराखंड में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुई। प्रदेश भर में 755 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया। तो वहीं भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों को लेकर काफी मंथन के बाद ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने जहां जिताऊ कैंडिडेट्स पर भरोसा जताया तो वहीं बीजेपी ने दागी और बदजुबानी के चलते जो नेता हमेशा सुर्खियों में रहते थे उन नेताओं का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव खेला है। लेकिन इसके बाद कई भाजपा और कांग्रेस में ऐसे भी नेता हैं जिनको टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने निर्दलीय नामांकन कराया है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता सीमा डोरा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमरजीत कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक पांडे जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलकांत यूकेडी से प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष डिमरी जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सीमा डोरा जी मैं आपके पास आऊंगी। भाजपा ने जो लिस्ट जारी की उसमें उन्होंने कहा कि वो जो बदजुबानी के चलते नेता सुर्खियों में रहे या जो दागी नेता हैं उनको हम टिकट नहीं दे रहे हैं। इस बार बहुत छवि को साफ सुथरा रखने की कोशिश की गई, लेकिन जिनके टिकट काटे गए हैं वो अब बगावती सुर लेकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई बगावत नहीं है। जो आपने जिनकी बात की एक दो हैं जो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वो भी क्षणिक क्रोध है, जो ऑब्वियसली बात है, मानव है हम लोग भी, तो एक गुस्सा सा है उनको, लेकिन कुछ समय के बाद आप देख लीजिएगा वो खुद ही शांत हो जाएंगे। क्योंकि अगर सिद्धांतवादी कोई होगा, और क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो ये वोटिंग है ये एक पर्व है और हर सिद्धांतवादी को इसमें अपना वोट देकर एक आहुति देनी और हवन को देकर और एक राष्ट्रवाद रूपी सरकार लेकर आनी है दोबारा से, जो भारतीय जनता पार्टी ही है। तो इसमें कोई भी चीज, जैसे कहते हैं कि हर चीज नश्वर है, तो कोई किसी की सीट कैसे परमानेंट हो सकती है? जब हम ही नश्वर है तो एक सीट को आप कैसे कर सकते हो कि परमानेंटली ये सीट आपकी हो गई? आज आपके है, आपने अच्छा काम किया, कोई दो राय नहीं कि आपने अच्छा काम नहीं करा हो, लेकिन समय रहते कुछ और किसी का विजन और। ठीक है सीमा जी, आप सभी आपके पास वापस आएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और सीधे आपको सहारनपुर के देवबंद ले चलते हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मुझे बताओ भैया कौन होगा? जोर से बोलो कौन होगा? नहीं, अतीक अहमद भी आ सकते हैं, मुख्तार अंसारी भी आ सकते हैं और इमरान मसूद भी आ सकते हैं, मगर सरकार ना बननी है, ना कोई आएगा। यहां वो ही आएगा जो भारत माता का सम्मान करेगा, वो ही आएगा। इसका बहुत बड़ा विश्वास मुझे है। मित्रों, एक बात बताओ, मोदी जी की सरकार बनी उसके पहले किसी के मन में भरोसा था कि भारत के संविधान में से धारा 370 हट जाएगी? जरा बताइए ना भाई, था? मोदी जी ने, आपने दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया, 300 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। 5 अगस्त 2019 को एक ही झटके में धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया। और कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव हमेशा के लिए कर दिया। मित्रों, देश में कोई कहीं पर भी रहता हो, कोई बिहार में रहता हो, कोई यूपी में रहता हो, कोई तमिलनाडु में रहता हो, कोई केरल में रहता हो या मेरे प्रदेश गुजरात में रहता है, सबके मन में एक कसक थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। धारा 370 समाप्त होते ही ये भारत माता का मुकुटमणि कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग बनकर आप, और किसी ने कंकर भी नहीं डाला, पत्थर छोड़िए साहब, कंकर भी नहीं डाला। ये काम आपकी ताकत से हुआ है, ये काम आपके आशीर्वाद से हुआ है। मित्रों, अखिलेश भाई हमेशा कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश भाई एक बार आप बोल दो तो जरा। अरे भैया, तिथि छोड़ो, भूमि पूजन भी हो गया और देखते देखते गगनचुंबी राम मंदिर भी वहीं अयोध्या में बन जाएगा। मित्रों, औरंगजेब के समय से बाबा विश्वनाथ का परिसर तोड़ा हुआ था।
और यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे हैं आप, जहां पर भाजपा पूरी कोशिश कर रही है पश्चिमी यूपी को अपने पाले में लाने के लिए और लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत माता का जो सम्मान करेगा वही सत्ता में आएगा। और अब बढ़ेंगे, आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में कि जिस तरीके से बागी सुर देखने को मिल रहे हैं नेताओं के, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़कर निर्दलीय नामांकन करवाया है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अमृत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कांग्रेस में भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने निर्दलीय नामांकन कराया है, क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, नामांकन कराना सभी का अधिकार है, कोई भी करा सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी के बागी के रूप में नामांकन करा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का प्रयास भी है और लगातार हमारे शीर्ष के नेता उनसे जुड़े हुए हैं, मान मनोबल जारी है और मुझे लगता है वो मान जाएंगे। आप देखेंगे कल हमारी जो आखिरी तारीख है, कल और परसों में ये सब नामांकन वापस हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और गाजियाबाद ले चलते हैं सीधे आपको, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जनता की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा और अगर भाइयों बहनों ये जो पेशेवर अपराधी और माफिया है ना, ये भले ही चुनाव के दौरान कुछ देर तक धौंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद आप देखेंगे इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। ये लोग किसी थाने की चौखट में जाकर के इस बात की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे कि बकस दो, बकस दो। सब्जी बेच करके फुटपाथ पर चद्दर में किसी बोरे में सामान बेच करके अपना पेट भर लेंगे, लेकिन किसी व्यापारी और किसी गरीब के हक पर डकैती नहीं डालेंगे। आप देखना 10 मार्च के बाद फिर यही होने वाला है और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने 2017 में जो कहा, लोक कल्याण संकल्प पत्र का एक एक वाक्य हमने मंत्र मान करके उसको अक्षरशः पूरा किया। और करते भी क्यों नहीं? क्योंकि आपने योग्य जनप्रतिनिधि चुने थे। हर महीने तो जनरल साहब पहुंच जाते थे कि साहब लोक कल्याण संकल्प पत्र में ये कहा है और वहां की ये आवश्यकता है। शहजीत पाल त्यागी जी पहुंच जाते थे कि ये सब काम होने चाहिए, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना है। और यहीं के लिए नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की लोग चर्चा करते थे। सभी किसानों की, सभी व्यापारियों की, सभी नौजवानों की, सभी बेटियों की सुरक्षा की बात करते थे और सरकार ने बिना भेदभाव के उन कार्यों को संपन्न किया। और मैं कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं तो तीनों पिछली सरकारों को चैलेंज करता हूं, उनका पूरा कार्यकाल ले लो और हमारी 5 वर्ष का कार्यकाल ले लो। उपलब्धियों के मामले में, सुरक्षा के मुद्दे पर वे तुलना कर लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर, इन सब पर संयुक्त रूप से भी भारी पड़ेगा। मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकारों में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। अब तो कोई कावड़ यात्रा पे भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। पहले लोग कावड़ यात्रा में प्रतिबंध लगाते थे। मैंने पूछा ये कावड़ यात्रा में प्रतिबंध क्यों? कहते थे साहब जो है संवेदनशील स्थलों से होते हुए जाता है। तो मैंने कहा भी संवेदनशील का मतलब क्या होता है? अरे वह शिव भक्त है, एक गरीब है, लेकिन उसकी भक्ति का सम्मान होना चाहिए, उसकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। क्यों रोकोगे कावड़ यात्रा को?
और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि जो बिजली नहीं देते थे वो मुफ्त बिजली कैसे देंगे। सपा पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर भाजपा की सरकार आएगी। और हम बात कर रहे हैं आज देवभूमि के दंगल में जिस तरीके से बागी जो नेता हैं जिन्होंने निर्दलीय नामांकन करवाया है और कहीं ना कहीं अब उनके बगावती सुर जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अमरजीत जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। अमरजीत जी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, जी। अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप जी। मैं कह रहा था आपसे कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है या कोई भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो लगातार 5 साल काम करता है, इस आशा उम्मीद पे काम करता है कि उसको समय आएगा चुनाव में, उसको वो भी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरेगा, पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा। और लेकिन होता ये है कि 70 हमारी सीटें हैं, तो जाहिर बात है प्रत्येक सीट पे एक को टिकट मिलेगा। अब जब एक सीट पे टिकट मिलेगा और दावेदार वहां पे 10 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, तो टिकट एक को मिलेगा। अब 14 लोग होंगे या 9 लोग होंगे, वो अपने आप को कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम कहीं हमें अनदेखी कर दी गई। तो सभी का अधिकार है, टिकट तो एक को मिलना है, सबको तो नहीं मिल सकता, लेकिन निश्चित रूप से सरकार बनेगी, उनको भी कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा। सरकार बने ये महत्वपूर्ण है, टिकट किसको मिले उसको मिलना चाहिए जो एक विनिंग कैंडिडेट हो। तो ठीक है, कुछ लोग विरोध करके नाराज होकर के अपना नामांकन उन्होंने कर दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा शीर्ष नेता जो है उनके संपर्क में है और जल्द ही उनको मान मनोबल करके मना लिया जाएगा। ऐसे कोई बहुत बड़ी बातचीत नहीं है कि भाई वो विरोध कर दिया और उन्होंने नामांकन भर दिया। नामांकन का अधिकार है, कर लिया उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग और हमारा काम है उनको मनाना, वो मान जाएंगे। आप देखेंगे कल परसों में अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो अपने अपने पर्चे वापस भी ले लेंगे। ठीक है, हम आएंगे दीपक जी आपके पास। आपसे जानना चाहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस पुरानी पार्टियां हैं, यहाँ पर ये दल बदल की राजनीति कोई नई नहीं है, हमेशा से ही देखने को मिल रही है। आप तो नए नए हैं उत्तराखंड में, आपकी पार्टी में भी काफी अंदरूनी जो कलह है वो अब देखने को मिल रही है। अब लगातार जैसे जैसे प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है वैसे वैसे अंदरूनी कलह काफी देखने को मिल रही है। के न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। अभी हमारे वहाँ अभी ऐसा नहीं है जैसे इनके वहाँ ज्यादा चल रहा है। मैं मानता हूँ ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसे भी हमारे मित्र ने बताया कि ये सभी पार्टियों में चलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग पार्टी के बाद क्या होता है, जब अभी इलेक्शन का दौर आता है पहले तो लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़ के पार्टी के लिए सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन में टिकट ना मिलने की वजह से क्या होता है, ये एक स्वाभाविक अपने ऊपर ले लेते हैं कहीं ना कहीं और उनको इससे ये दुख होता है कि हमने 5 साल मेहनत करी, पार्टी ने हमें सम्मान नहीं दिया। तो वो व्यक्तिगत तौर पर अपने इलेक्शन में नॉमिनेट नाम तो भर रहे हैं कई लोग, लेकिन चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या चाहे कहीं या आम आदमी पार्टी में भी कुछ एक जगह ऐसा है, लेकिन अभी तक तो मेरे सामने नहीं आया। लेकिन ज्यादातर लोग क्या है कि बहुत से लोग नॉमिनेशन बाद में वापस ले लेते हैं क्योंकि उनको बताया जाता है कि सरकार बनेगी, सत्ता में आएगी तो आप पावर में आएंगे। आपके यहाँ भी है सर जी, संजय भट्ट है, आपके भी प्रवक्ता रहे हैं मैडम। हाँ, मैंने कब मना करा, लेकिन मैंने ये दिन जैसे आपके यहाँ द्वंद्व युद्ध चल रहा है ऐसा नहीं हो रहा है। संजय भट्ट जी और भी हैं, बहुत से लोग हैं। आपको नहीं पता तो संजय भट्ट आपके प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। मैंने ये नहीं कहा हमारे वहाँ नहीं, मैंने कहा हमारे वहाँ कम है। गढ़वालियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। छोटी पार्टी है तो कम तो होंगे ही। हाँ बिल्कुल, सम्मान करते हैं। छोटी बड़ी मुट्ठी भर लोग हैं तो उसमें से भी तितर बितर होने लग गए तो सोच लीजिए। नहीं मैडम, 2 तो आपके भी थे, कोई बात फिक्र मत कीजिए, 2 आपके भी थे। आज आप बड़े तो इतना बड़े शब्दों का यूज मत कीजिए, इतने बड़े शब्दों का यूज मत कीजिए। आप भी कई राज्य हार रही हैं, इतना एटीट्यूड ईगो सही नहीं होता है। हर सबको सम्मान देना सीखिए। अगर हम छोटे मैडम देखिए, अगर हम छोटे हैं तो छोटे भाई को, अगर हम आपके छोटे भाई तो छोटे भाई को भी सम्मान देना सीखे ना। आप बड़ी बहन है तो मैं सम्मान दे रहा हूँ सबको, आप लोगों को सम्मानित आप है, लेकिन सच बोल के सम्मान लीजिए ना, झूठ बोल के सम्मान नहीं लीजिए। कुंठित मत हुई है ना इस चीज से कि आप बड़े, आप हम छोटे हैं करके कहीं ना कहीं दर्द तो है ना। आप लोग आम आदमी पार्टी के आने से। रुकिए सीमा जी और दीपक जी, बात यहाँ पर ये नहीं हो रही है कि छोटी पार्टी या बड़ी पार्टी, बात यहाँ पर ये हो रही है कि ये जो दलबदल की राजनीति है ये तो चली रही है, चाहे वो छोटी पार्टी हो चाहे वो बड़ी पार्टी हो। साथ ही साथ अभी भी अंदरूनी कलह चाहे वो कांग्रेस और भाजपा में तो देखने को मिल रही थी, अब आम आदमी पार्टी में भी देखने को मिल रही है। ये बात पहले सबसे पहले कह दी मैंने, कहा इसमें नहीं सभी पार्टी में, यूपीडी में भी होता है तो, और आप ये सपा बसपा में भी हो रहा है। सपा बसपा के भी लोग घर छोड़ के दूसरे पार्टियों को कर रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही कई लोगों की। अब मैं अपनी बात कहूं तो मेरा भी तो टिकट कटा है 2 साल से। मैंने भी लाल कुआं 56 लाल कुआं विधानसभा से मेहनत करी, लेकिन मेरा टिकट मैं तो नहीं जा रहा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी विचारधारा से जुड़ा हूँ। बहुत से लोग हैं बीजेपी कांग्रेस में भी जो लोग, बहुत से लोग नाराज हैं, लेकिन अपने मन को मना के चले हैं क्योंकि हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो व्यक्तिगत अपने तौर पे इलेक्शन लड़ने के उससे नियत से वो रहता है, दर्द होता है उनको कि हमने मेहनत करी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग गलत हैं या सही हैं,
और इलेक्शन के टाइम पे सभी जगह होता है, इस पे दो राय नहीं है। इस पे बाकी मैं कोई ऐसे कटाक्ष इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सभी के घर में होने, अगर आज मैं किसी के घर में पत्थर फेंकूंगा या दूसरे घर में फेंकूंगा तो मेरे घर भी कांच के हैं कहीं ना कहीं, तो मेरे को भी सभी का सम्मान करते हुए, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है इलेक्शन के दौर पे, और बाकी तो लोग अभी हटेंगे जुड़ेंगे फिर वैसे हो जाएंगे नॉर्मल सब। ठीक है दीपक जी। कमल कांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी प्रवक्ता हैं। कमल कांत जी, आपको क्या कुछ कहना है? जैसे कि कांग्रेस में, भाजपा में हम लगातार देख रहे हैं कि काफी ज्यादा अब बागी तेवर हो गए हैं कई नेताओं के टिकट कटने के बाद से ही, और आम आदमी पार्टी में भी अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रार देखने को मिल रही है। यूकेडी में क्या ये सामंजस्य बैठा हुआ है? ये समीकरण जो राजनीतिक समीकरण है ये ठीक है? देखिए, यूकेडी में अभी तक आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा कि कोई किसी पार्टी से जाकर उसमें लड़ रहा हो या अदला बदली है। जहां तक राष्ट्रीय पार्टियों का सवाल है तो राष्ट्रीय पार्टियों में अदला बदली चल रही है और बगावत भी हो रही है। आप देख लीजिए, सरिता आर्य जी आई, क्या कहते, इस समय बीजेपी में आई, फिर हरक सिंह जी कांग्रेस में चले गए। तो जिस तरह से अदला बदली चल रही है इन राष्ट्रीय पार्टियों में, आपस में साठगांठ है, थोड़ा बहुत इनमें बागी हो, जैसा बागी हो भी रहे कई जगह, तो बागी का जो देखना पड़ेगा आगे की क्या करते हैं। लेकिन इन जितने भी बागी हैं या वो है, वो उनका व्यक्तिगत है, मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन उत्तराखंड से कोई प्रेम नहीं है, उत्तराखंडियत की कोई बात नहीं करता, उत्तराखंड के विचार की कोई बात नहीं करता। ये व्यक्तिगत रूप से अपने के लिए चाह रखते हैं कि हमें प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, विधायक से मतलब है। इनको उत्तराखंडियत से कुछ मतलब नहीं है, इसने राज्य के लिए कोई सोच नहीं है, ना विजन है, ना राज्य का विकास के लिए। पिछले 20 सालों में हो क्या रहा है आप देखिए। 30 साल के जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है, राष्ट्रीय पार्टियों के नेता बन चुके हैं, फिर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, टिकट भी पा रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो राष्ट्रीय पार्टियों का आपस में एक तरह से मूल रूप से गठबंधन है, और वो राज्य में। कमल कांत जी, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ आशुतोष डिमरे जी भी जुड़े हुए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशुतोष जी, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी इस दल बदल की राजनीति से अछूती नहीं है। आम आदमी पार्टी अभी नई नहीं है उत्तराखंड में, कांग्रेस और भाजपा में तो हमेशा से हम देखते आए हैं कि दल बदल की राजनीति चल रही है। और इस बार लेकिन देखने को मिल रहा है कि कई भाजपा में जो नेताओं के टिकट काटे तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। यही हाल कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी में भी, जो कि अभी अभी आई है, इसमें भी इस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? आशुतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अपनी बात को पूरा कर सकता है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुख्य रूप से उत्तराखंड के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दोनों नेशनल पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उत्तराखंड के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में या पूरे ही देश के भीतर दोनों नेशनल पार्टी है। ये बात दीगर है कि मैक्सिमम स्टेट के भीतर आज की डेट पे भारतीय जनता पार्टी, मतलब अदर रीजनल पार्टी को छोड़ लें, उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, 70 की विधानसभा है, और 70 की विधानसभा वाली स्टेट में अगर बीजेपी को निश्चित तौर पे एक बड़ी पार्टी के रूप में माना जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस को एक बड़ी पार्टी के रूप में माना जा सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से नई पीच है। बात भी है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में उनका आधार धीरे धीरे बढ़ रहा है, या हरियाणा में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यूकेडी की बात, यूकेडी यहाँ की पुरानी रीजनल पार्टी है, और यूकेडी आज तक भी 20-22 साल में अपनी कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाई। जाहिर सी बात है कि पब्लिक के बीच वो मैग्नेट वाली बात, उस चुंबक वाले उसको ने जिससे वो पब्लिक का विश्वास जीत सके। नहीं तो 4 चुनाव हो गए, ये 2022 का जो 5वां विधानसभा चुनाव है, 2002, 7, 12 और 17 और 22 ये 5वां चुनाव है, तो उत्तराखंड की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो उत्तराखंड वाली यूकेडी से बहुत ज्यादा इधर से उधर वाली नहीं रहती है। बीजेपी से काफी लोग गए हैं, इसमें कोई दुरा, जैसे आप ही अभी बता रही हैं कि 16 लोगों ने बागी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस पार्टी से 12, जाहिर सी बात है बड़ा परिवार है, बीजेपी भी बड़ा परिवार है, कांग्रेस भी बड़ा परिवार है, और दोनों पार्टी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस ढंग से सरकारें आ रही है उत्तराखंड में। आम आदमी पार्टी से थोड़ी बहुत गए होंगे एक आध, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए फर्स्ट ट्रायल है उत्तराखंड की, वो 2022 में दिखेगा। अभी इस आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ भी बोलना
राइट, पॉजिटिव बोलना या नेगेटिव, कोई भी एनालिसिस करना बहुत जल्दीबाजी होगी। हम ये नहीं कह सकते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कैडर बन चुका है, उत्तराखंड में कैडर बनेगा नहीं बनेगा, कितना बनेगा, क्या बनेगा, ये 2022 का जो रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, उसके बाद पता लगेगा। दोनों ही पार्टी ये दावा कर रही है कि जितने भी बागी उम्मीदवार हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, कि नामांकन वापसी की तिथि तक वो उनका मान मनोबल रख करके उनको मना लेंगे, उनका सम्मान कर लेंगे। और निश्चित तौर पे दोनों पॉलिटिकल पार्टी से काफी हद तक, चाहे वो 2012 का सीनियर देखें, चाहे वो 2017 का देखें या 2007 का देखें, कुछ जो उनके बागी नेता हैं निश्चित तौर पर वो अपने नामांकन वापस लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद भी कुछ लोग मैदान में रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड का जो राजनीतिक परिदृश्य है, मेरा ये मानना है कि आज तक ये 20 साल 5वें चुनाव तक उत्तराखंड में कभी भी, जैसे यूपी वाला सिनेरियो है, यूपी में है आपका जाट बाहुल्य क्षेत्र होगा, ये आपका लोध बाहुल्य क्षेत्र होगा, ये यादव बाहुल्य क्षेत्र होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो वहां एक अलग से दूसरी वाली बात होती है। तो उत्तराखंड में क्या होता है, उत्तराखंड में कास्टिज्म बेस्ड वोट नहीं पड़ता है, चाहे वो कुमाऊं का क्षेत्र हो चाहे वो गढ़वाल का क्षेत्र हो। तो उत्तराखंड में जो वोट पड़ता है वो बिल्कुल दूसरे हिसाब से पड़ता है। 4 इलेक्शन देख लिया, तो उसके बाद भी किसी पर्टिकुलर सीट पे किसी का बहुत बड़ा जनाधार है निर्दलीय के रूप में, वो बात अलग हो सकती है। अदरवाइज आज तक, अभी तक 4 इलेक्शन से यही लगता है कि जो वोटर है, मैक्सिमम जो वोटर है, उसका सीधे नेशनल पार्टी के ऊपर कंसंट्रेशन रहता है, फोकस रहता है, या तो बीजेपी या कांग्रेस। जी आशुतोष जी, बिल्कुल ये राजनीतिक समीकरण है जिसे समझने की भी बहुत जरूरत है। सीमा डोरा जी, मैं आपके पास आऊंगी और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप कह रही थी इक्का दुक्का विधायक है, पूरे 16 विधायकों की लिस्ट, 16 विधायक ऐसे हैं, 16 नेता ऐसे हैं जिन्होंने निर्दलीय नामांकन कराया है। जी कराया जरूर होगा, या आपकी नजर में ये 16 विधायक जो हैं ये इक्का दुक्का है? देखिए, बहुत बड़ा संगठन है, तो अगर 16 लोग नाराज भी हो गए तो फिर उसको इतनी बड़ी बात नहीं कही जाती। जहाँ पर सीमा जी देखिए, ये जो बात आप कह रही हैं कि अगर नाराज हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके हिसाब से मतलब कोई भी नाराज होके चला जाए कोई बड़ी बात ही नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोग चुनाव लड़ लेंगे, हो गया काम, चला जाए वाली बात नहीं कही है। अगर वो नाराज हो गए हैं तो वापस, मैंने यही बोला था ना कि वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े टाइम की नाराजगी होती है, जब तक ये नामांकन भरे जाएंगे उसके बाद वो खुद नॉर्मल हो जाते हैं। और राजकुमार ठुकराल जी के लिए क्या कहेंगी आप सीमा जी? वो तो मतलब साफ साफ कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा भी, और उसके बाद एक एक जिनकी वजह से मेरा टिकट काटा गया है उनके काम भी गिनाऊंगा कि उन्होंने क्या किया है। देखिए, उन्होंने काम भी करा, वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे विधायकों में से एक थे, लेकिन अगर पार्टी ने किसी कारणवश किसी और को इस पर मौका देने की कोशिश करी है तो उनको नाराज नहीं होना चाहिए था। उनको जैसे उनके साथ और कार्यकर्ता जुड़े, ऐसे उनको भी दूसरों के साथ जुड़ जाना चाहिए। यही होती है पार्टी संगठन को सर्वोपरि मानना ही भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य है। तो उनको भी इस समय थोड़ी सी धैर्य रखते हुए पार्टी के अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी उनको, क्योंकि वो क्रोधित हैं, तो अभी उन्होंने इस तरीके से कह दिया कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। फिर भी वो यही कह रहे हैं कि मैं बाद में वापस भारतीय जनता पार्टी में आ जाऊंगा, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं उनका दिल ये बात मान नहीं रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग भी रह पाऊंगा। इसलिए कुछ समय की बात है, वो खुद ही शांत होकर ठीक है सीमा जी, आप वापस आएंगे आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर आज हम बात करें उन बागी नेताओं की जिन्होंने निर्दलीय नामांकन कराने की पहल कर दी है। भाजपा में 16 ऐसे नेता हैं जो कि निर्दलीय नामांकन करा रहे हैं, और कांग्रेस की बात करें तो उसमें 12, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में भी इस बार अंदरूनी रार जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड से चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन वहां पर भी रार अब साफ नजर आ रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने के साथ ही बीते कल उत्तराखंड में नामांकन की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई है। प्रदेश भर में 755 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन करवाया है। तो वहीं भाजपा की अगर बात करें और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों को लेकर काफी मंथन के बाद अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। लेकिन दोनों ही पार्टियों में दावेदारों की लंबी फहरिस्त थी और यही लंबी फहरिस्त दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए काम करेगी, क्योंकि इन दावेदारों में से ही कई दावेदारों ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन कराया है। भाजपा में 16 तो कांग्रेस में 12 बागी नेता मैदान में उतर चुके हैं और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और सीधे अमरजीत जी का रुख कर लेते हैं। अमरजीत जी, अगर हम बात करें उन बागी नेताओं की, अगर वो नहीं मानते हैं तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा राजनीतिक समीकरण जो है वो बिगड़ेगा, कांग्रेस में काफी नुकसान होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जहां तक बात आती है, कांग्रेस का कोई ऐसा कोई बिगड़ने वाली बात नहीं रह गई जी। जी, कारण उसका ये है कि आप देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि 16 से अधिक बागी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की, और वो 16 से अधिक जो बागी हैं वो लोग कभी सिटिंग विधायक रहे जी, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनका टिकट खुद काटा। सभी सिटिंग विधायक नहीं रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है। मैं तो कह रहा, अच्छी बात है, सारे ही हैं। मैं तो कह रहा हूँ सारे ही आपके सिटिंग विधायक थे जिनके आपने टिकट काटे हैं। मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कारण ये है आपको उनका टिकट काटने का, क्योंकि आप लोग खुद उनसे संतुष्ट नहीं थे। आपको मालूम था उन्होंने काम नहीं किया है। जनता के बीच में आपने जाना है, किस मुंह से आप जनता के बीच में जाएंगे, आपने उनके टिकट इसलिए काटे। ये तो हो गया भारतीय जनता पार्टी का पक्ष। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रही है। सत्ता में आने के कारण कार्यकर्ताओं में उत्साह था, लोगों में महत्वाकांक्षा पाली थी कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, हमें भी मौका मिलेगा, हम भी जो है सरकार की में भागीदारी करेंगे। ये वो लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला, वो लोग नाराज होकर के उन्होंने नामांकन भर दिया। तो दोनों में मूल रूप से अंतर ये है कि हमारे कार्यकर्ताओं में जो बागी लड़ रहे हैं वो उत्साह के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ने की बात करी कि हमें टिकट मिले। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो इनके टिकट कटे हैं वो इसलिए कटे हैं क्योंकि इन लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए मजबूरन उनको जो है बागी के रूप में, अब कुछ तो आम आदमी पार्टी में चले गए, कुछ लोग वैसे निर्दलीय खड़े हो गए। तो इसलिए दोनों में मूल रूप से आपको अंतर समझना पड़ेगा। गलतफहमियां बहुत पाल रखी है आपने अपनी पार्टी के प्रति, बहुत गलतफहमियां, आपको सच्चाई बयान करनी आती नहीं है। सीमा जी, तो मुझे बता दीजिए ना, फिर पूछा गया ना, आपके क्यों कटे, आप अपनी बात करिए ना, दूसरों का झूठ क्यों बोल रहे हैं हमारी पार्टी के लिए? सीमा जी बताइए जरा। अमरजीत तो कह रहे हैं कि अमरजीत जी कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी पार्टियों में जो नेताओं के टिकट सिर्फ इसलिए काटे क्योंकि आपको पता था कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया और ये वैसे भी हारेंगे। जिनके टिकट काटे हैं सिटिंग विधायक थे, आप क्या कौन से 16 के काटे? 16 के नाम गिना दीजिए, 16 के नाम गिनाइए। आपने जिनके टिकट काटे क्या वो आप गिनाइए ना, 16 सिटिंग विधायकों के नाम गिनाइए। मैं सूची भी दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ सूची में गिनाइए, मैं आपको अभी जो कहोगे वो दूंगी। अगर 16 के नाम गिनाइए, कर रहा हूँ मैं पहले आपका कैलकुलेशन पूरा कर लीजिए। हरक सिंह रावत हो, धन सिंह नेगी हो, ऐसे तमाम नेता हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, जिनके आपने टिकट काटे। जबरेड़ा का हो गया, वो तो नाराज हो गया बेचारा, वो तो कह रहा मैंने अपनी बीवी को जो है उसको टिकट लड़ाने के लिए उसने तो उसकी नौकरी से भी इस्तीफा दिलवा दिया। वो तो कह रहा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इधर का भी नहीं छोड़ा, उधर का भी नहीं छोड़ा। आपने अपने जो सिटिंग विधायकों की बात कर रहा हूँ, आपने इसलिए काटे क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो आप वो टिकट काटते ही नहीं। हमारी जहां तक बात है, हमारी पार्टी में लोगों को आशा उम्मीद है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, हर आदमी उस सरकार में अपनी भागीदारी देना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है। तो जो लड़ भी रहे हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, उनको मान मुनव्वल हो जाएगा। मैं अंतर बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के बागियों को लड़ने में और कांग्रेस के बागियों में लड़ने में अंतर है। सीमा जी, क्या जवाब देना है आपको? जवाब ये देना है कि पहली बात तो 16 विधायकों के टिकट नहीं कटे, और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने अभी कहा था, आपके हिसाब से तो इक्का दुक्का विधायकों के कटे हैं ना, लेकिन चार नाम तो मैं आपको बता रही हूं, बाकी आप खुद ही बता दीजिए। अभी भी ये बात रहेगी। सीमा जी आप बता दीजिए ना, मेरी बात सुनिए। कुछ मैं भी कहता हूं 16 नहीं है, 15 है, आप बता दीजिए क्यों टिकट काटे उन लोगों को। क्या उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी थी? क्या उन्होंने काम नहीं किया? ये तो बता दीजिए। टिकट कटने का कारण क्या रहा? हमारी सरकार त्रिवेंद्र जी ने खुद लिख के दे दिया, मुझे नहीं करना। बोलने देंगे कि नहीं बोलेंगे कि खुद ही बोलते रहेंगे? जवाब दीजिए ना। मैं मेरा प्रश्न सीधा सीधा ये है, क्यों काटे उनसे?
अगर परफॉर्मेंस अच्छी थी तो टिकट क्यों काटे उनके? अच्छा बोल लीजिए। 3 मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़ गए? आप बताइए जनता को जरा। अपने मुख्यमंत्री का टिकट याद कर लीजिए, त्रिवेंद्र रावत का टिकट काटा अभी आपने। 4 साल राज किया उन्होंने उत्तराखंड का। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो खुद ही इस बात का ऐलान किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैडम चुनाव वो 2 दिन पहले चिट्ठी पहले से लिखवा के रख ली गई उनसे, उन्होंने नहीं कहा, इन्होंने उनको टिकट नहीं देना था, इसलिए 2 दिन पहले उनसे चिट्ठी लिखवा के रखवा ली। वो भी इसलिए रखवा ली गई कि पूर्व मुख्यमंत्री है, सह सम्मान उनका इस्तीफा लिया जाए। खिचड़ी पकाते रहते हैं बैठ के, अपनी बीरबल की खिचड़ी इनके खुद ही पकती रहती है कि किसके तो आप जवाब दे दीजिए ना, मैं तो आपसे जवाब मांग रहा हूँ। हमें नहीं पता था त्रिवेंद्र जी से चिट्ठी लिखवाई गई, उन्होंने खुद लिख के दिया, और आपको पता है कि अरे हाथ से चिट्ठी लिखाई गई जिस दिन आपकी सूची जारी होनी थी उस दिन उनसे चिट्ठी लिखवाई गई, 2 दिन पुरानी डेट डलवा के चिट्ठी लिखवाई गई ताकि सह सम्मान रहे वो। आप लोगों ने अपने ही मुख्यमंत्री की तौहीन की है, आप जवाब ही नहीं दे रही। आप तो जवाब, आप जो लोग अंगूर खट्टे तो कहेंगे जब उनको पार्टी में। ठीक है अमरजीत जी रुक जाइए, सीमा जी का जवाब सुन लीजिए। अमरजीत जी रुक जाइए, मैं नहीं जवाब दूंगी। सीमा जी आपको जवाब देना पड़ेगा, सत्ता पक्ष में है आप, आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा। जो आप जवाब ही नहीं है ना सीमा जी, समस्या ये है आपके पास जवाब ही नहीं है। दिल्ली खंबा नोचे, अब आपके पास जवाब हो। अमरजीत जी रुक जाइए। बोलना काम करना नहीं आता, काम कभी करा नहीं, पहले भी उखाड़ के फेंक दिया था और आज भी उखाड़ के फेंक देंगे। तो आपके नेता अच्छे वक्ता होने से पहले अच्छा श्रोता होना चाहिए, पहले बात तो सुन लीजिए आप लोग। अच्छे वक्ता होने से पहले अच्छे श्रोता होना चाहिए, बात सुन लीजिए भाई साहब। अमरजीत जी सुन लीजिए। कभी नहीं चुप रहते, ये तो बस डिबेट में आ जाते हैं, उसके बाद शुरू सोचते हैं कि सिर्फ मैं। अरे ठीक है सीमा जी अपनी बात को पूरा करिए, अब तो चुप हो गए। अपने आकाओं को बाद में खुश कर लीजिए, बात बता दीजिए। नहीं मैं यही कह रही हूँ कि सारे सिटिंग विधायकों के नहीं कटे, त्रिवेंद्र जी ने अपनी मर्जी से दिया, ठीक है। वो कहते थे मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती। कभी हमारा मन करता है हम सरकार में काम करें, कभी हमें लगता है कि इतने समय से मैं संगठन में काम कर रहा होता हूँ। और जो धामी जी हैं वो एक नौजवान है, हरक सिंह रावत का तो सरकार में काम करने का मन कर रहा था, आपने तो निष्कासित कर दिया उन्हें। हरक सिंह रावत जी को अगर हम ना बाहर की रास्ता दिखाते तो जनता हमें ना छोड़ती, क्योंकि अगर एक आदमी को हम 3 टिकट दे देते और जो हमारे कार्यकर्ता है सिर्फ 70 विधानसभा, सीमा जी हरक सिंह रावत ज्यादा बयानबाजियां कर रहे थे आपके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ। आप 1 साल से तो आप सुन ही रहे होगे, कंटिन्यू 3 महीने से मैं जिस डिबेट में जाती थी आज हरक सिंह जी ने ये कह दिया, आज आपकी डिबेट्स में भी आती थी आज हरक सिंह जी ने ये कह दिया। एक कहने की भी एक लिमिट होती है ना। आप किसी पार्टी में कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, अब ये मांग रहा हूँ, अब ये मांग रहा हूँ। अगर आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़िए तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए सब तैयार आपको खड़े रहेंगे। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, वरना नहीं बोलूंगी मैं। चुप रहिए आप बिल्कुल, आप जवाब ही नहीं दे रहे। आप अपने क्षेत्र के लिए वो लड़े, आप क्षेत्र के लिए वो अपनी कैबिनेट मीटिंग से उठ के चले गए। मुख्यमंत्री जी ने उनको मना लिया कि कोई बात नहीं, तुम अपने क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज चाहते हो मैं दे दूंगा, जबकि वहां ठीक है। बताइए जरा सीमा जी, अगर वो अपने क्षेत्र के लिए मेडिकल कॉलेज चाहते थे, अगर वो अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहते तो इसमें आपको क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी, दे दिया ना, मेडिकल कॉलेज दे दिया। जब उन्होंने बोला मुझे अपनी बहू के लिए भी चाहिए और एक और टिकट चाहिए, तब हमने कहा नहीं दे सकते, क्योंकि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। अगर हम आपको 3 टिकट दे देंगे तो हमारे बाकी के लोग भी तो नाराज हो जाएंगे। जैसे अभी देखिए ना, अगर इधर उधर तो बाकी के लोग कौन सा आप खुश है सीमा जी? अभी भी तो नाराज ही है। 16 के 16 लोग जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। चलिए मैं 16 बोल रही हूँ, आपके हिसाब से तो इक्का दुक्का ही लोग हैं। नहीं मैं आपको आगे आ रही हूँ ना आपकी एक बात के ऊपर। जी चैंपियन जी की वाइफ को टिकट दिया गया। उनका टिकट इसलिए नहीं कटा कि उन्होंने काम नहीं किया, उनका टिकट इसलिए कटा कि वो बात पे बीच में जो उनकी स्पीचेस होती थी, जो पार्टी को पसंद नहीं, उनकी पत्नी को टिकट मिला। उनकी पत्नी का तो कोई दोष नहीं, उनकी पत्नी बचाव कर रहे हैं मैडम आप उनका। किनका? कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल, अभी कल भी इसी डिबेट पर चर्चा हो रही थी, तो चैंपियन जी का जवाब आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लगातार चैंपियन साहब को आप भारतीय जनता पार्टी में वापस क्यों लेकर आए? अगर आपको पता था कि ये दागी नेता है, जब आपने उनको निष्कासित कर दिया तो वापस क्यों लाए? आपका आ गया ना, पत्नी को टिकट दिया। यशी जी बिल्कुल, महिलाओं को हमने सीमा जी रुक जाइए 1 मिनट, सीमा जी रुक जाइए। अमरजीत जी, खन्ना जी को दिया आपने उधर से। अमरजीत जी तो क्या हुआ, दे दिया। अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो हमारा सीमा जी रुक जाइए, कहते हैं कि उसकी सुन भी लिया करिए कभी कभी, उसकी पत्नी को हेल्प दी जाए। सीमा जी के बेटे को दे दिया। यशी जी जी बहुत लंबी लिस्ट है। अड्डे जी 1 मिनट,
यशी जी आप इनसे पूछिए, अभी ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने स्वतः ही चुनाव न लड़ने की जो है बात कही थी त्रिवेंद्र रावत जी ने। जब इन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया था, उन्होंने तो सार्वजनिक बयान दिए। वो तो कह रहे मैं दिन रात यही सोचता रहता हूँ भाई मेरा कसूर क्या था, मुझे हटा क्यों दिया गया मुख्यमंत्री के तौर से, अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे थे। वो तो बार बार जनसभाओं में उन्होंने कहा कि मैं तो दिन रात यही सोचता रहता हूँ कि भाई पार्टी हाईकमान ने मुझे हटा क्यों दिया। इसी का जवाब नहीं मिला। अब तो बेचारे फिर तैयारी कर रहे थे डोईवाला से, वहां से इनका टिकट काट दिया। उसी प्रकार आप देखिए, इन्होंने राजकुमार को परोला से इन्होंने कांग्रेस से आयात किया, वहां लाकर के इनको धोखा दिया, उन बेचारों को टिकट काट दी। फिर उसके बाद ये हे मारे को लेकर आ गए नैनीताल में, वहां पर इन्होंने उनकी बेचारों को टिकट अपने की तो काटी, उसके साथ साथ उनकी हे महाराज की टिकट काट दी। उन बेचारों को मजबूरन जो है आम आदमी पार्टी में जाना पड़ा। ये ऐसे तमाम उसके, और अभी बात कर रही थी मेरी बहन सीमा डोरा जी कि जो हमारे हरक सिंह रावत जी थे, इनके जब डिबेट में जाती थी तब उनको लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते थे। उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। अरे भाई, अगर हरक सिंह रावत इतने ही बुरे व्यक्ति थे तो उनको 3-3 बार आपने कैबिनेट में मौका क्यों दिया? वो तो त्रिवेंद्र सरकार में भी कैबिनेट थे, मलाई काट रहे थे। उसके बाद जब वो तीरथ सिंह की सरकार आई तब भी उन्होंने मलाई काटी, धामी जी की सरकार में तब भी मलाई काट। अगर इतने ही बुरे व्यक्ति थे, ऐसा ही काम कर रहे थे, 3-3 बार आपने उनको क्यों दिया आपने मौका? क्यों उनको कैबिनेट में बड़े बड़े पद दे दिए? उसके बाद अगर उन्होंने अपने मलाई काट रहे थे, यशी जी सुन ली, यशी जी इनको कहिए चुप रहे, मेरी बातों का जवाब देते। अगर सुन लीजिए, मैंने कहा कि वो 3 टिकट मांग रहे थे। अरे कहाँ मांगे? हम कांग्रेस पार्टी ने तो कोई 3 टिकट नहीं दिए, कांग्रेस पार्टी ने तो कोई 3 टिकट नहीं दी उनको, उन्होंने कोई 3 टिकट नहीं। आपने उनको पार्टी से बर्खास्त करना था, आपके पास कोई जवाब नहीं था, तो आपने कहा उन्होंने 3 टिकट मांग लिए। टिकट दे दिया, क्यों दिया? कांग्रेस ने जाते कोई टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने शामिल करते कोई टिकट नहीं दिया, कोई 3 टिकट नहीं दिए कांग्रेस पार्टी। ठीक है अमरजीत जी, सीमा जी रुक जाइए। आशुतोष जी क्या कुछ कहना है आपको? अब यहाँ पर भाजपा कांग्रेस दोनों को ही सुन रहे हैं, माध्यम से पूछ रहा हूँ। रुक जाइए अमरजीत जी, सीमा जी पूछ रहा हूँ, जरा इनसे पूछिए। जी मैं पूछ रही हूँ, अमरजीत जी रुक जाइए, पूछने का काम मेरा है, पूछ लेने दीजिए। उनको 3-3 दिन क्यों खोजा गया, ढूंढ के लाया गया, फिर 5 करोड़ दिए, फिर 25 करोड़ दिए, इन्होंने किस ब्याज पे दे दिया? इतने बुरे व्यक्ति थे भाई, इतना ही कामकाज नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं? प्रेशर की राजनीति चल रही थी सारी, तो चल रही थी। तो नुकसान तो प्रदेश का ही हो रहा है ना, प्रदेश की जनता का। प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं हर जगह। जी को मानना चाहिए ना कि ये इनसे गलती हुई, 3-3 बार कैबिनेट में ले लिया। हरीश रावत जी, आपके यहाँ पे हरीश रावत जी ने इसलिए टिकट नहीं दिया कि हरीश रावत जी की कहीं गले की हड्डी ना बन जाए। राजनीति को कांग्रेस पार्टी मान्यवर, आपने भी हरीश रावत जी ने भी इसलिए उनको टिकट नहीं दिया, उनको पता गले की हड्डी ना बन जाए, इसलिए उनकी बहू को दिया। हाँ पांडे जी, आपकी बात जी मान्यवर। कांग्रेस पार्टी में आए, उन्होंने ये कहा मैं कांग्रेस पार्टी में आना चाहता हूं, मैं अपनी आस्था व्यक्त करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा। और उनके आने से पहले ही हरीश रावत ने कहा था अगर आप पार्टी में आते हो अमरजीत जी तो अब रुक जाइए, सबसे पहले आशुतोष जी की बात सुनेंगे, उसके बाद दीपक जी और अमरजीत जी आपके पास आऊंगी मैं। अमरजीत जी रुक जाइए अब 2 मिनट प्लीज। सबका अपना स्वभाव है कि भाई सत्ता में आने का, बस कोई नाराज नहीं, कोई किसी से कुछ नहीं है। हमने देख लिया किसी को किसी सरकार से मतलब नहीं, सरकार चाहे कुछ। आशुतोष जी का सुन लेते हैं, उसके बाद वापस मैं आप तीनों के पास आती हूँ। आशुतोष जी, आप यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सुन रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हरक सिंह रावत हो गए, चाहे वो जिस तरीके से पार्टी में जो बागी नेता हैं, अगर हम उनकी बात कर लें, त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात कर लें, तो तमाम मुद्दे, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। क्या कहना है आपको कि आपको क्या लगता है कि ये जो पार्टी से बागी हो रहे हैं लोग, इसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ेगा? आरोप प्रत्यारोप की जहां तक बात है, आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष के भीतर एक डेमोक्रेसी का एक पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जी। चुनाव संपन्न होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी, चाहे वो फ्लोर के अंदर होगा, चाहे हाउस के अंदर होगा, विधानसभा के भीतर होगा, या सड़क में होगा, सड़क से लेके सदन तक ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लोकतंत्र के भीतर चलता रहता है। ये है कि ये कहना ये नहीं है कि किसी को नुकसान हुआ है, किसी को फायदा हो गया जी। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज को, दोनों ही नेशनल पार्टी है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी परफॉर्म कर रही है पिछले 5 साल 7 साल में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैक्सिमम स्टेट में उन्होंने चाहे अलायंस करके गवर्नमेंट बनाई हो। जो एक दौर कांग्रेस का होता था 70 का दशक या 80 का दशक, उस वाले फॉर्म पे आज की डेट पे बीजेपी है, इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में दोनों ही बड़ी पार्टी है, दोनों को ही बराबर मौका मिला है सरकार चलाने का। अब बीजेपी से भी बड़े बड़े नेता निकले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ लोग जैसे हरक सिंह रावत जी की बात करें तो हरक सिंह रावत जी 2012 से और 2017 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट में, हरीश रावत गवर्नमेंट में या उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट में मंत्री रहे थे। उसके बाद फिर 17 के बाद ये जो 22 तक ये वाली गवर्नमेंट थी, इसमें मंत्री भाजपा में ज्वाइन करके यशपाल आर्य यहाँ आए थे।
ये वापस गए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को भी नुकसान नहीं हुआ, कांग्रेस से भी बड़े बड़े नेता आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट किशोर उपाध्याय बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, बड़े कद के नेता हैं पूरे उत्तराखंड में। आपकी सरिता आर्य है नैनीताल से। इसके अलावा ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि बड़ा नेता, इधर से भी बड़े नेता गए, उधर से भी बड़े नेता है। कुल मिलाकर के ये है कि यूकेडी से तो किसने आना किसने नहीं जाना, वो यूकेडी अभी तक अपना कैडर ही डेवलप नहीं कर पाई, तो यूकेडी के विषय में बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। 2-3 सीटों पे कंसंट्रेशन रहता है पहले से ही जो आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए नहीं पीछे। आम आदमी पार्टी का सिनेरियो 2027 में क्या होती है, 2022 की परफॉर्मेंस क्या होती है, उस पर डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल आशुतोष जी, लेकिन अगर हम यूकेडी की बात करें तो यूकेडी की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो हमेशा जो उत्तराखंड के जमीनी मुद्दे हैं उनको बहुत ही प्रमुखता के साथ उठाती है, हमेशा उन पर बात करती है। बाकी कांग्रेस भाजपा की अगर हम बात करें तो इनकी राजनीति जो है वो उत्तराखंड के अलावा जो मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं, लेकिन जो वाकई जो जरूरत है इस वक्त उस पर कोई बात नहीं की जाती। पलायन को ही देख लीजिए, पलायन रोकने की बात करी जा रही थी, पलायन आयोग का गठन किया गया, लेकिन पलायन आयोग अभी पता ही नहीं कहाँ है, उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, उस पर आगे क्या किया गया उस पर ही कोई चर्चा नहीं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर बात करनी चाहिए लेकिन नहीं की जाती। लेकिन यूकेडी समय समय पर ऐसे मुद्दों पर आवाज अपनी उठाती आई है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं, मैं अपने आपकी बात का प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। जी अमरजीत जी, आपने कहा कांग्रेस या बीजेपी ये अपने क्षेत्रीय मुद्दे नहीं उठाती। हम तो आपसे आज भी कह रहे हैं और लगातार हम ये सवाल उठाते रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में भी हम सवाल उठा रहे हैं। हम लोग अगर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो हम उत्तराखंड की राजनीति जो क्षेत्रीय हमारे मुद्दे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। हम तो महंगाई की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, यहाँ के विकास की बात कर रहे हैं, पर्यटन की बात कर रहे हैं। अमरजीत जी आपको बुरा जरूर लगेगा, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जब से चुनाव नजदीक आए हैं आप तब से ये मुद्दे उठाना जरूर शुरू कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद से मैं लगातार मौन व्रत देख रही हूँ, बात बात पे मौन व्रत होता है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें 4-4.5 साल का जो वक्त बीता है उसमें किसी भी तरीके का, आप तो मुख्य विपक्ष की भूमिका में थे, आपने कितना विरोध किया है चीजों का? मैं आपकी बात का जवाब दे दूं यशी जी, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं जी। मैं अभी आपके चैनल पे जब आपने कार्यक्रम शुरू किया आपने सबसे पहले अमित शाह का जो है ना बयान दिखाया, उसके बाद आपने योगी जी का बयान दिखाया। आप अगर दोनों बयानों को दोबारा जब देखेंगे ना, वो ना उत्तराखंड की बात कर रहे हैं ना वो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। वो चुनाव में जब वोट मांगने जा रहे हैं और धारा 370 की बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो कहाँ विकास की बात कर रहे हैं? ना इनके राम मंदिर पाकिस्तान में है, अरे 370 किसी और देश से हटी है। यही अंतर है आप में। सुन लीजिए मैं जो कह रहा हूँ, आप में भी बहुत अंतर है। आप लोगों को पता ही नहीं विकास कहते किसको है। आप लोगों को, आपको उत्तराखंड की क्या, आपको देश के बारे में भी नहीं पता। आपने हमारे नौजवानों को मरने पे मजबूर कर दिया था, आपने हमारे सैनिकों को मरने पे मजबूर कर दिया था। आपने क्या करा? ये पाकिस्तान बड़ी बड़ी क्या हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैनिफेस्टो आपको दिखाने के लिए होते हैं, मैनिफेस्टो फॉलो करने के लिए नहीं होते। हमारे चुनाव उत्तराखंड बेरोजगारी करेंगे, आपको राजस्थान में भी दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी के पास क्षेत्रीय मुद्दों पर बंदा देंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे, वो देंगे। क्या करा आप लोगों ने? कुछ नहीं करा, सिर्फ मैनिफेस्टो में लिख दिए जाते हैं। आपके मैनिफेस्टो सिर्फ शो के लिए होते हैं, काम के लिए नहीं होते। आपका जो संकल्प पत्र है वो आप उनको खोल लीजिए और आज घर जाके पढ़िएगा और मैं तय करिएगा कितने संकल्प लेके आए थे, कितने संकल्प आपने पूरे किए। हमें भी बताइए, जनता को भी बताइए। ज्यादा संकल्प पूरे कर दिए, बहुत बढ़िया, आपने ज्यादा कर दिया। जरूर छूटी है बिकॉज ऑफ कोरोना। कोरोना में 3 साल खराब हुए, आपने ये नहीं सोचा कि कोरोना में आपका बच कैसे गए। आपको ये समझ में नहीं आया कि कोरोना में आप सुरक्षित हो। अरे आप दोनों पार्टी ये तो मानती है कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे करे दिल्ली में पूरे करें, बिजली से लेके पानी से लेके महिलाओं के लिए बस तक फ्री कर दी। बना के रीपेंट कर करके दिखाते रहते। आप एक काम कीजिए ना, अपनी एक दिन मीडिया टीम के साथ आइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखा देता हूँ। हम आपस में आपका ज्ञान अधूरा लग रहा है दिल्ली के प्रति, मुझे लग रहा है। देखा मैंने, पिंक बार बना दिया आपने, हमने पिंक टॉयलेट बनाई, आपने पिंक बार बना दिया। महिलाओं को भी दारू पिला दो। आप एक बार आप हमारे साथ चलिए ना, एक बार आपको दिखा देते हैं दिल्ली चल के, आपको पूरा स्कूल दिखा देते हैं। जी और दीपक जी रुक जाइए, अमरजीत को अपनी बात पूरा कर लेने दीजिए, एक एक करके बात करिए प्लीज, एक एक करके। अमरजीत जी सबसे पहले आप, उसके बाद सीमा जी है। इंटरनेशनल लेवल से लोग